हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है अभी। मान लीजिए मेरे पास एक सिमेट्रिकल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये सिमेट्रिकल सिस्टम है। सिमेट्रिकल सिस्टम में क्या है, अगर मान लीजिए ए है, यहाँ पे फेज के साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये ए फेज है, ये सपोज बी फेज है, ये क्या है सी फेज है। ठीक है, और तीनों में जो फेज डिफरेंस होता है 120 डिग्री होता है, और जो मैग्नीट्यूड होती है तीनों फेज की वो सेम होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस सिस्टम। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री फेज रिमेन्स सेम। ठीक है, वो सेम रहेगी। ठीक है, एंड ऑल द फेजेस are displaced by 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं तो बी ए प्लस बी बी प्लस जो बी सी होगी दैट इज इक्वल टू 0। बी ए मान लीजिए 100 मैग्नीट्यूड है, एंगल मान लीजिए उसका 0 डिग्री है। इसका अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये किस पे होगा 120 डिग्री, ये उसके 120 मीन्स 240 डिग्री। ठीक है, तो बी बी की जो वैल्यू होगी 100 एंगल ऑफ प्लस 180 डिग्री, 100 प्लस 240 डिग्री। इसको 240 डिग्री लिख लो, या फिर आप इसके अपोजिट ले लो भाई। इसके अपोजिट इधर को कितना होगा जी, माइनस 120 डिग्री। ठीक है, इस एंगल से देखना है। ठीक है, 120 प्लस 120 240, या तो इसको प्लस 240 ले लो या फिर इसके अपोजिट। ठीक है, इधर को अगर मैं लूंगा, इधर को लेके जाना पड़ेगा 240, अगर मैं नीचे से देखूंगा तो माइनस 120 डिग्री। ठीक है, चाहे आप प्लस 240 डिग्री लिख लिए चाहे माइनस 120 डिग्री। ठीक है, आंसर दोनों के साथ क्या आने वाला है, सी इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों का साम्राज्य ऑलवेज याद रखना जी 0 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, इक्वल टू 0। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर बैलेंस सिस्टम। ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये जो बी ए की मैग्नीट्यूड है, बी बी की मैग्नीट्यूड है और बी सी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ऐसे ही अनबैलेंस सिस्टम मान लीजिए एक फेज यहाँ पे है, दूसरा फेज मान लीजिए यहाँ पे है, तीसरा फेज वहां पे मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, क्या इसके अंदर बी ए बी बी और बी सी तीनों सेम होंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। ठीक है, इनका ना तो मैग्नीट्यूड मैच करेगा, ना ही इसके अंदर 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे हमारा थ्री फेज फॉल्ट था, थ्री फेज सिमेट्रिकल जो फॉल्ट था वो मेरे पास राजी सिमेट्रिकल था। ठीक है, तो उसके अंदर कैलकुलेट करने की मेरे पास समस्या नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन इसका एनालिसिस करने के लिए मेरे पास समस्या आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए राजी हम यूज करते हैं सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, टू सॉल्व अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट सिमेट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड। ठीक है, बताएंगे क्या है इनका मीनिंग। ठीक है, तो उसके लिए भाई हमने डिफाइन किया है फोर्टेस्क्यू थ्योरम। ठीक है, फोर्टेस्क्यू थ्योरम क्या बोलती है, लिख लो इसको। अगर आपके पास एन सेट है ना, एन सेट क्या है, अनसिमेट्रिकल, लिखिए एन सेट ऑफ अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस बैलेंस्ड फेजर कैन बी resolved into n-1 set of balance phasor and one co-phasal quantity। को-फेजल का मतलब होता है जी सेम फेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम है मींस इसके अंदर तीनों फेज अगर अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब एन की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी राजे 3। इसका मतलब दो तो इसके बैलेंस फेजर होंगे, बैलेंस फेजर, एंड वन क्या होगा, को फेजल होगा। ठीक है, तो टू जो आपके पास बैलेंस फेजर है राजी जी, आपके पास होंगे पॉजिटिव सीक्वेंस
एक होगा राजी आपका नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है, और कोफेजरल आपका होगा राजी जीरो सीक्वेंस, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मान लीजिए मेरे पास कोई ए है, ए मेरे पास क्या राजी अनबैलेंस्ड सिस्टम है ना, अनबैलेंस्ड फेजर है, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर दूंगा पॉजिटिव, नेगेटिव और उसके जीरो से, ठीक है। और जब तीनों का हम सम करेंगे राजे वो सेम ही आएगा अनबैलेंस सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो A1 है, A1 पॉजिटिव को हम 1 के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव को 2 के साथ डिनोट करेंगे और जीरो को 0 के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। जे भी बैलेंस होगा मेरा, जे भी बैलेंस होगा, क्योंकि जो बैलेंस सिस्टम है उसका एनालिसिस आपको करना आता है। जैसे 3 फेज फॉल्ट था वो मेरे पास क्या था राजे, बैलेंस था, ठीक है। इसलिए नेगेटिव भी बैलेंस है, इसका भी आपको करना आता है, ठीक है। जो जीरो सीक्वेंस है इसके अंदर क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है सेम होती है और जो फेज डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है राजे, सेम होता है, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं तीनों को, ठीक है। सबसे पहले लिखिए पॉजिटिव सीक्वेंस, जल्दी से नोट करो भाई, पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। ठीक हुई इतनी बात, बोलो जी पॉजिटिव सीक्वेंस। मान लीजिए मेरे पास कोई अनबैलेंस सिस्टम गिवन है, ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ए फेज है, यहाँ पे बी फेज दिखा रहा है और यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए सी फेज है, ठीक है। इसी का मैं फेजरल कंपोनेंट इसके लिखने हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। जो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं ना जी, इसका जो फेजर होगा, फेजर जो होगा दैट इज सेम एज द ओरिजिनल फेजर, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इसका जो फेज होता है, फेजर देखिए कैसे डिफाइन करने हैं, पहले जे देखिए, ठीक है। फेजर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पे रुका हूँ ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे रुका हूँ। अब इसका फेजर अगर मुझे निकालना हो, फेज सीक्वेंस क्या होगा, तो ए पे रुकिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा दीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा ए के बाद, जैसे ही ये ऐसे रोटेट करेगा तो ए के बाद ए तो मेरा बी के ऊपर चला जाएगा और बी मेरा इधर को आ जाएगा और सी मेरा ए की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ए के बाद कौन आ रहा है आपके पास, पहले ए था, ए के बाद कौन आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद फिर कौन सा आएगा, बी आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जो फेजर होगा दैट इज ए सी बी, करेक्ट हुई इतनी बात। इसका फेजर क्या होगा राजे, ए सी बी, ठीक है। चलो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूं, जे मान लीजिए सी है, जे बी है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका फेजर। अब ए को मैंने ऐसे रोटेट करवाया, एक जैसे ही ऐसे रोटेट करेगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा, जैसे ही ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ए के बाद ए तो ऊपर चला जाएगा, सी और नीचे आएगा, बी ऊपर चला जाएगा, समझ रहे पॉइंट। मींस सी वाला शिफ्ट होकर इधर को आ जाएगा, बी वाला ऊपर को आएगा, ठीक है। मींस किसी पॉइंट पे ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, अब बी के बाद क्या आएगा, सी, तो इसका फेज सीक्वेंस क्या रहा जी, ए बी सी, ठीक है। अगर मैं सी वाले पॉइंट पे देखूं, सी को रेफरेंस लेके, अभी सी है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, अब सी की जगह क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और जो सी है वो कहाँ चला जाएगा, बी पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और फिर रोटेट करूंगा, अब यहाँ पे बी आ जाएगा, सॉरी अब यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी है, फिर मैंने जैसे ही रोटेट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राजी, बी आ जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे देखूं, सबसे पहले बी है, जैसे ही मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करवाया, ठीक है, नीचे को रोटेट करवाया, तो बी के बाद क्या आएगा, सी, फिर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। इसका मतलब इसका जो फेज सीक्वेंस है ए बी सी बी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, बी सी ए बी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने रेफरेंस क्या लिया है, समझ रहे मेरी बात। चलिए बढ़े आगे, बोलो जी, बिल्कुल इसको आगे बढ़ते हैं भाई। तो लिखिए, अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूं, अब फेज सीक्वेंस एबीसी है, इसका मतलब ये हुआ जो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा राजे उसको हम ऐसे दिखाएंगे। इसमें जो क्या होता है, तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और जो एंगल होता है राजे वो 120 डिग्री होता है। मान लीजिए बी ए वन है, जे बी बी वन है, जे क्या है, सॉरी इसको बी सी वन लिखा था हमने, ये वी सी वन है, जे बी वी वन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड होगा ये वो सेम होगा और इसको 1 के साथ हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लिख लो भाई। तीनों फेजर का जो
मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है। इसको एक फेजर बोल देते हैं ये, दैट इज नॉन एज फेजर, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, displays from each other by 20 degree 120 degree in phase and having the same phase sequence as the original phasor। ओरिजिनल फेजर कौन सा राजे? तो आपके पास जे है अनबैलेंस्ड, जो मेरे पास सिस्टम था, इस अनबैलेंस्ड फेजर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद जो तीनों का सम आएगा वो क्या होगा राजे? अनबैलेंस ही आएगा, ठीक है। इसका फेज सीक्वेंस एबीसी है, इसका मतलब इसका भी क्या होगा राजे? एबीसी होगा, ठीक है। आप यहां से देख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करवाऊं, ए के बाद इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ए के बाद कितना आएगा राजे? 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो इसका जो फेज सीक्वेंस होगा राजे क्या होगा राजे? बोलो जी, ए बी सी। समझे मेरी बात? चलिए आगे लिखिए नेगेटिव सीक्वेंस। नंबर 2 इज नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस भी आपका सेम होता है, तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड होता है भाई वो सेम होता है, और तीनों फेज में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री ही होता है। तीनों के अंदर कितना होता है? 120 डिग्री। लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है, इसमें जो फेजर आपका जो होता है ओरिजिनल वेक्टर का, उसके अपोजिट इसका फेज सीक्वेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे BA2 ले लिया, यहाँ पे देखो पॉजिटिव में यहाँ पे C1 लिया था, यहाँ पे हमें B2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे BC2, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं 120 डिग्री, ये J इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सबसे पहले A पे रुके हैं, फिर देखिए A के बाद क्या आएगा? इसको हमने ऐसे रोटेट करवाना है ना, J ऊपर चला जाएगा, J नीचे को आएगा, ठीक है। मींस A के बाद यहाँ पे कितना आने वाला है? C, फिर कितना आने वाला है? B। ओरिजिनल वेक्टर का क्या था? ABC। अगर मैं A को रेफरेंस लेके चलूं, ABC, पॉजिटिव का भी कितना है? ABC। लेकिन जो आपके पास J है, इसका जो फेज होगा वो अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होगी राजी तीनों फेज की क्या होगी? सेम होगी, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस प्रॉब्लम किस में है? आपके पास फेज सीक्वेंस में है। करेक्ट है इतनी बात? तो इसको भी लिख लो भाई। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजर equal in magnitude, 3 phasor equal in magnitude displaced from each other by 120 degree in phase and having the phase sequence opposite to that of original phasor, ठीक है। and having the phase sequence opposite to that of the ओरिजिनल फेजर, ठीक है। तो नेगेटिव सीक्वेंस को 2 के साथ डिनोट करेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस को 1 के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए जीरो सीक्वेंस। नंबर 3 इज जीरो सीक्वेंस। ये भी भाई आपके सेम ही होते हैं, ठीक है। सेम क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? तीनों फेज का जो मैग्नीट्यूड होता है राजी वो सेम होता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं BA0, BB0, BC0, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है भाई। समझ रहे मेरी बात? लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड with zero phase displacement from each other करेक्ट हो इतनी बात? बोलो भी, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेरे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर और भी बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं भाई, ठीक है। लिखिए सपोज मेरे पास 3 अनबैलेंस्ड क्वांटिटीज है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अनबैलेंस्ड क्वांटिटीज। मान लीजिए वोल्टेज मेरे पास अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव और इसके जीरो सीक्वेंस से, ठीक है। ये मेरे पास अनबैलेंस्ड है। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही अगर मैं मेरे पास BB वोल्टेज है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? BB1 उसका पॉजिटिव, उसकी नेगेटिव
और उसकी जीरो सीक्वेंस वोल्टेज। सी को भी ऐसे लिख सकते हैं BC1 प्लस BC2 प्लस BC नॉट। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई, ठीक है। आगे हम फेज शिफ्ट ऑपरेटर एक यूज करेंगे जिसका नाम है अल्फा। फेज शिफ्ट ऑपरेटर, इसका यूज बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यूज करते हैं राजे, ठीक है। ऑपरेटर, ठीक है, अल्फा, इसकी जो वैल्यू रहेगी राजे दैट इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर j 120 डिग्री। करेक्ट हुई इतनी बार। जो अल्फा स्क्वायर होगा राजे वो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा, मींस यहाँ पे 240, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं e की पावर j 240, ठीक है। और e की पावर j40 240 है ना, और 240 को हम क्या लिख सकते हैं राजे, 1 एंगल ऑफ -120 डिग्री, ठीक है। बोलो करेक्ट है इतनी बात। हम ऑलरेडी जानते हैं भाई अल्फा स्क्वायर कितना है, 1 एंगल ऑफ 360 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री। समझ रहे मेरी बात, बिल्कुल सही है जी। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट लिखिए, अगर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाए, इसकी वैल्यू कितनी है राजे, 0। अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। कहां पे देखा था भाई हमने, यहां पे देखा था, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, 0। 100 बाहर निकालो, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 1 माइनस 120 डिग्री, उसका आंसर क्या होता है राजे, 0 होता है। बोलो करेक्ट हुई इतनी बार यहां तक। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बोलो जी, यहां तक ओके हो गया, बोलो ओके है, ठीक है। अगर एक दो पॉइंट और इसके अंदर नोट करूं, 1 माइनस जो अल्फा होता है इसको आप कैलकुलेट कर लेना भाई, इसका वैल्यू होता है √3 एंगल ऑफ -30 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू होती है 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो चलिए 6th पॉइंट, अगर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की बात करूं, इसका आंसर जो आएगा √3 एंगल ऑफ 30 डिग्री। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज √3 एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक हुई इतनी बात। चलिए यहां तक ओके हो गया भाई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है भाई, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए, अनबैलेंस वोल्टेज को मैं ऐसे इसकी फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, जहां पे जो BA1 है, अगर ये जो BC1 है और BB1 है, इसको अगर मैं एक ही टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉल मेरा यहाँ पे ये उठता है, ठीक है जी। चलिए बोलो भी कैसे लिखें, जल्दी से बताओ। BB1 को BA की टर्म में कैसे लिखें, जैसे ये मेरे पास क्या BA यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। इसको मैं 120 डिग्री मूव करवा दूंगा तो ये मेरा ए वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसको फिर 120 डिग्री मूव करवाइए तो ए वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब BB1 की जो वैल्यू है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू ए को कितने बार रोटेट करवाना पड़ा, 120, और देखो यहां तक 120, फिर इसके बाद 120, 240। इसका हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर BA1, और BC1 की जगह पे ए की टर्म में लिखना है, ठीक है। ये वाला ए वाला पॉइंट कितने एंगल के बाद सी पे पहुंच जाएगा, 120 डिग्री बाद, और अल्फा क्या है 120 डिग्री, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे ही भाई नीचे लिख के बताओ मुझे, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। जैसे जे है, हाँ जी, BB2 BA2 BB2 पे कितनी देर पे बाद पहुंच जाएगा भाई, आपको पता है। अगर मैं इसको 120 डी मूव करवा दूं, 120 मींस अल्फा BA2, और BC2 तब कब पहुंचेगा, अल्फा स्क्वायर BA2, ठीक है। तो ये वैल्यूज भाई हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो आपकी इक्वेशंस हैं यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करो जल्दी से। BA है आपका BA1 प्लस BA2 प्लस BA0। BB के देखो, BB1 की वैल्यू कितनी निकाली, BB1 अल्फा स्क्वायर BA1, ठीक है, अल्फा स्क्वायर BA1 प्लस BB2 की जो वैल्यू है राजे दैट इज अल्फा BA2 प्लस, ये तीनों वोल्टेज सेम होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, BA0 सॉरी BC, हाँ जी, यहाँ पे कितना है
BC1, तो BC1 की वैल्यू बताओ कितनी है? BC1 इज इक्वल टू अल्फा BA1 प्लस BA2, BA2 मीन्स अल्फा BA2, सॉरी आपने कितना लिखना भाई जल्दी से बताओ। हम लिख रहे थे BC2 लिख रहे थे ना, BC2, तो BC2 की वैल्यू कितनी है? अल्फा स्क्वायर BA2 प्लस जे, तो तीनों सेम है। ठीक है, अगर मैं इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख दूं, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मेरे पास क्या आ जाएगा राजी? BA BB BC दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 1। ठीक है, और इधर साथ में क्या आ जाएगा? BA1 BA2 और BA0। बोलो जी, यहां तक हो गया? ठीक है, या फिर आप इसको उल्टा लिख सकते हो भाई, इसको जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, चलिए उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं भाई। ठीक है, हमारा क्या जाता है, क्योंकि उसके साथ हम फॉर्मूला आगे रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, इसको तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको 0 लिखिए, इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये VA0 हो जाएगा। ठीक है, और जो अल्फा स्क्वायर है आपका राजे, वो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही हम यहाँ पे चेंज कर देंगे V0, ये VA1 है, यहाँ पे अल्फा था, और इस पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? अल्फा स्क्वायर BA2। ठीक है, तो ये भी सारी चीजें आपकी भाई बदल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 0, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है? 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। करेक्ट हो इतनी बात? चलिए, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया भाई। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी है भाई? अनबैलेंस फेजर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? बैलेंस्ड फेजर है। बोलो जी, यहां तक करेक्ट है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज क्या है? ABC दैट इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर, A मैट्रिक्स, और यहाँ पे वोल्टेज का 0 1 2। ठीक है, BA का पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है 0, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। 0 को हम 0 लिखेंगे, 1 को हम पॉजिटिव लिखेंगे, 2 को नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास करंट के लिए ये सेम चीज वैलिड होगी राजी। करंट फॉर ABC फेज दैट इज इक्वल टू A, और करंट की कौन सी? A फेज की 0 पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, तीनों के लिए आपका सेम होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज निकालूं V0 1 2, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा राजी? यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा A का इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज का ABC। करेक्ट हो इतनी बात? चलिए, यहां तक ओके हो गया, क्योंकि दोनों साइड हम A इनवर्स ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जो A का इनवर्स है राजे, वो उसकी जो वैल्यू होती है BA0 पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज इक्वल टू, A का इनवर्स जो होता है उसकी वैल्यू 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आपके पास भाई आ जाएगा। ठीक है, और जो A का इनवर्स है उसकी वैल्यू आपके पास J होती है। ठीक है, दैट इज योर A इनवर्स। A आपके पास गिवन है, J वाला मैट्रिक्स को आपने किसका नाम दे दिया था? A। इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लेना, आपके पास इतना ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है? BABC। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? BA BB और BC। ठीक है, और इसको भी मैं ब्रेक करके लिख देता हूं भाई, BA0 VA1 VA2। ठीक है, तो ये वही जो आपका रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम आगे यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके हुई इतनी बात? अगर यहाँ पे मुझे VA0 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 1/3, हाँ जी, मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो, BA प्लस
बी बी प्लस बी ऑफ सी। ऐसे अगर वी ए वन निकालना हो तो 1/3, हाँ जी, बी ए प्लस अल्फा बी अल्फा स्क्वायर बी ऑफ सी। अगर नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज निकालना है तो 1/3 वी ए प्लस अल्फा स्क्वायर बी प्लस अल्फा ऑफ बी सी। ठीक है, ऐसे ही ये सेम पैरामीटर आपके करंट के लिए भी वैलिड होंगे। ठीक है, अगर करंट के लिए मैं बात करूं IA0, IA1, IA2, ठीक है, इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं वो भी अराजी आपकी सेम होगी 1/3 1 1 1, हाँ जी, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे वोल्टेजेस आपकी सॉरी करंट आएगा कौन सा, IA, IB और IC। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला भाई आपका इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ये रिजल्ट भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये मेरे पास भाई करंट के लिए आ गया, सेम चीज मेरी वोल्टेज के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे नोट करके पॉइंट लिख लीजिए भाई, डालिए नोट। नोट के अंदर पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, ठीक है, अगर मैं BAV0, BAV1, BAV2 निकालूं तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा राजे 1/3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ये लाइन वोल्टेज आ गई। ठीक है, आपके पास 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू VAB BBC BCA। ठीक है, ये मेरे पास लाइन वोल्टेज की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो इतनी बात। दूसरा, ये मान लीजिए लाइन वोल्टेज है। ठीक है, अगर मैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है, तो लिखिए जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, जीरो सीक्वेंस ऑफ लाइन वोल्टेज इक्वल टू 0। देखिए कैसे हमें निकालना BAV0। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/3, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा VAV प्लस BBC प्लस BCA। बोलो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 1/3 BAV को क्या लिख सकते हैं, VA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। CA को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस B ऑफ A। जे कैंसिल हो गया, C के साथ C कैंसिल हो गया, B के साथ B कैंसिल हो गया। ठीक है, तो BVA दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन वोल्टेज ऑफ जीरो सीक्वेंस, ठीक है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ आप ऐसा करिए, ये मेरे पास गिवन था, इसके मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। जैसे नंबर 1 आपने निकाल लिया, ऐसे हम नंबर 2 निकालेंगे। जीरो सीक्वेंस लिखिए, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट IA0। ठीक है, उसको भी निकाल लो भाई। IA0 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट इज इक्वल टू 1/3, हाँ जी, IA प्लस IB प्लस IC। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ IA0। ठीक है, जे IA0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी IA, क्योंकि IA, IB और IC की जो वैल्यू होगी ना, वो ये तीनों का तीनों जो करंट हो गया न्यूट्रल के अंदर से जाएगा ना। ये मान लीजिए स्टार कनेक्टेड है मेरे पास, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो तीनों के तीनों करंट आएंगे वो यहाँ से पास हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। दिस इज इक्वल टू 1/3, इसको हम लिख देंगे I ऑफ n। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो I ऑफ n है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो I ऑफ n होगा न्यूट्रल में जो करंट जाएगा दैट इज 3 टाइम ऑफ योर पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे। इसका मतलब ये है, करंट यहाँ पे नोट कर लो, कोई बात नहीं है। करंट फ्लोज इन न्यूट्रल इज ओनली जीरो सीक्वेंस component of
ऑफ करंट। ठीक है, जो न्यूट्रल है उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस करंट ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं भाई, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से समझना। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, अगर सिस्टम मेरा बैलेंस है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझेंगे। इफ अ 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड, अगर आपका 3 फेज सिस्टम बैलेंस है तो उस केस में ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि आपका 3 फेज फॉल्ट है राजी, 3 फेज फॉल्ट क्या है, सिमेट्रिकल था। ठीक है, मींस बैलेंस था। उस केस में अगर देखूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, बोलो जी, पॉजिटिव सीक्वेंस रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इन अ बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम the current in each phase is 10 ampere. The phase sequence is R by V. phase sequence राजी R by V है। Find symmetrical current component, ये आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपके पास भाई आर बाई और बी फेज सीक्वेंस है। ये मान लीजिए आर है, ये वाई है, ये बी है। फेज सीक्वेंस कैसे देखते हैं राजी, इसको एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट करवा दो तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई, और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा राजी, बी आ जाएगा। तो इसका फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर वाई बी। ठीक है, इस पॉइंट पे खड़े होके देख रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट पे आप खड़े होकर देख रहे हो तो सबसे पहले आर दिख रहा है। जैसे ही 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो अब यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा, मेरे पास बाई आ जाएगा और बी मेरा इधर को चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाई आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर बाई बी। समझे मेरी बात, बोलो ठीक हुआ इतनी बात। चलिए, यहाँ तक ओके हो गया। इसका मतलब अगर मैं आर को रेफरेंस ले लूं, सभी की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, तीनों फेज की 10 एम्पियर है। इसका मतलब आई आर को अगर लिखूं तो 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। आई वाई कितना हो जाएगा भाई, 10 एंगल ऑफ, ये है वाई, वाई का एंगल कितना भाई, -120 डिग्री। ठीक है, और आर से बी का वैल्यू कितना है, +120 डिग्री। तो आई ऑफ बी को लिख सकते हैं 10 एंगल ऑफ प्लस का 120 डिग्री। ठीक है, अब मुझे करंट की सीक्वेंस कंपोनेंट लिखने हैं। मींस आपके पास मैं आर फेज के निकाल लेता हूं भाई, इसका जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव IR2, इसकी जो वैल्यू आपने निकाली थी राजीव 1/3 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कितना था भाई, बोलो IR IY I ऑफ B, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो IR0 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस IY प्लस I ऑफ B। ठीक है, कैलकुलेट कर लें, 1/3 ये हो जाएगा 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस IY 10 -120 डिग्री प्लस 10 एंगल ऑफ +120 डिग्री। ठीक है, आपको ये तो पता है इन तीनों का सम कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। आपने कैलकुलेट कर रखा है, 10 को बाहर ले लो, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, 1 एंगल ऑफ -120 डिग्री प्लस 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है राजी, 0। ठीक है, तो IR0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 0 एम्पियर। मींस जीरो सीक्वेंस क्या है, जीरो सीक्वेंस इज एब्सेंट। ठीक हो इतनी बात। ऐसे ही IR1 निकाल लेंगे राजी। IR1 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे, IR1 दैट इज इक्वल टू 1/3, मैट्रिक्स पे देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू सेकंड वाला है, तो इस वाले रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो IR प्लस अल्फा IY प्लस अल्फा स्क्वायर I ऑफ B, वैल्यूज पुट कर दो भी 1/3, IR है 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री इंटू बाई कितना है भाई, IY 10 एंगल ऑफ -120 डिग्री प्लस अल्फा स्क्वायर 1 एंगल ऑफ 240 डिग्री इंटू 10 एंगल ऑफ IB कितना भाई, 10 एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे राजी।
तो IR1 दैट इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं 10 सब का बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस, हाँ जी 10 बाहर चला गया और 120 और -120 दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस, हाँ जी 1 एंगल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 इंटू 10 इंटू 3 एंगल ऑफ 0 डिग्री, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री दैट इज योर IR1। ठीक है, ये कौन सा कंपोनेंट आ रहा जी, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं IR2 नेगेटिव सीक्वेंस दैट इज इक्वल टू 1/3 IR प्लस, हाँ जी अल्फा स्क्वायर IY प्लस अल्फा I ऑफ B। ठीक है, कहां से पता लग गया, यहाँ पे आ जाओ, इसको 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए ये चीज बन गई मेरे पास, तो 1/3 IR है 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री, अल्फा होता है 1 एंगल ऑफ 240 डिग्री इंटू I ऑफ Y, IY है मेरा 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री प्लस, हाँ जी आगे कितना है अल्फा 1 एंगल ऑफ 120 डिग्री इंटू IV 10 एंगल ऑफ, हाँ जी IV करंट कितना है जेरा IV 10 एंगल ऑफ 120 डिग्री प्लस का, यहाँ पे माइनस का आना था भाई 120 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस, यहाँ पे माइनस है तो कितना हो जाएगा 1 एंगल ऑफ प्लस का 120 डिग्री प्लस, हाँ जी यहाँ पे कितना है जे है प्लस का 120 प्लस 120, जे भी है प्लस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, इसका सम भी मेरे पास क्या होता है जी 0, तो इसका मतलब IR2 भी कितना आ जाएगा 0 एम्पियर। ठीक है, मींस नेगेटिव सीक्वेंस आल्सो एब्सेंट इज एब्सेंट। ठीक है, तो आपके पास भाई 3 फेज सिस्टम था, उसका 0 सीक्वेंस 0 है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे उसके पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक हुई इतनी बात, और यहाँ पे क्या भाई आपका नेगेटिव सीक्वेंस एब्सेंट है। ठीक है, तो इन केस ऑफ 3 फेज बैलेंस सिस्टम ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लेना। ठीक है जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी सेकंड नंबर पॉइंट लिखिए, इफ द सिस्टम इज अनबैलेंस। ठीक है, पहले बैलेंस था अब अनबैलेंस हो गया, तो अनबैलेंस के अंदर तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑल द 3 सीक्वेंस कंपोनेंट में बी प्रेजेंट। ठीक हुई इतनी बात, समझते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल in balanced 3 phase system the current in each phase is 10 एम्पियर, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में था। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेस करते हैं, द फेज सीक्वेंस इज RYB, now the fuses in Y phase and B phase are blown off। ठीक है, मान लीजिए R और Y फेज का जो फ्यूज है वो सड़ गया है। फाइंड सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, इतनी बात। देखिए मान लीजिए मेरे पास 3 फेज थे राजी, ये R फेज है, ये Y फेज है, ये B फेज है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे फ्यूज लगे हुए थे। ठीक है, ऐसे करके फ्यूज लगे हुए थे। ठीक है, तीनों फेज के अंदर, और यहाँ पे 10 एम्पियर 10 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट जा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास क्या हुआ, आपके पास किसी वजह से मान लीजिए ये जो करंट है, ये जो फ्यूज लगा हुआ था Y और B में, ये क्या हो गया राजे ब्लोन ऑफ हो गया। जैसे ही ये ब्लोन ऑफ हो जाएगा, ये करंट कितना हो जाएगा 0 एम्पियर, और इसमें भी कितना हो जाएगा
0 एम्पियर। करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मतलब आई आर तो मेरा कितना रहेगा 10 एंगल ऑफ 0 डिग्री, आई वाई कितना हो जाएगा राजे 0, आई बी भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे आई आर 0, आई आर 1, आई आर 2 विच इज इक्वल टू 1/3। हाँ जी 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे कितना आएगा आई आर, ये दोनों करंट तो क्या हो जाएंगे राजी आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आई आर नॉट की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1/3 आई आर प्लस 0 ठीक है, तो आई आर बाई 3 ये क्या हो जाएगा आपका आई आर नॉट विच इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, ऐसे ही आई आर 1 आएगा। ठीक है, 1/3 ये भी कितना हो जाएगा आई आर प्लस 0, इसका आंसर भी कितना आएगा 10/3 एम्पियर। ऐसे ही आई आर 2 दैट इज इक्वल टू 1/3 आई आर प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 10/3 एम्पियर। ठीक है, तो सिस्टम मेरा अनबैलेंस है भाई। क्यों? क्योंकि बैलेंस सिस्टम के लिए तीनों फेज की जो मैग्नीट्यूड है करंट की वो 10 होनी चाहिए थी और तीनों का फेज डिफरेंस 120 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन इसमें वाई और बी फेज का जो करंट है वो तो क्या है आपका राजी 0 है। ठीक है, तो सिस्टम क्या है अनबैलेंस है। ठीक है, अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो उसके अंदर भाई आपका जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों सीक्वेंस कंपोनेंट आपके प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। समझे मेरी बात भाई? बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड आपकी ऑब्जर्वेशन है भाई उसको लिखो, फॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस करंट return path through ground is not compulsory। और करके लिखो इसी पॉइंट को, द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल। आगे हम हर एक जगह पे ये टर्म यूज करेंगे, अनग्राउंडेड कॉमा सॉलिडली ग्राउंडेड या फिर रिएक्टेंस ग्राउंडेड। ठीक है, ये तीनों वर्ड हम आगे जब फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर लिखेंगे। हैज नो इफेक्ट फॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट। मतलब ये हुआ आपकी न्यूट्रल ग्राउंडेड है, चाहे अनग्राउंडेड है, चाहे सॉलिडली ग्राउंडेड है या विद रिएक्टेंस ग्राउंडेड है। ठीक है, उसका आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन जो आपके जीरो सीक्वेंस है वो भी हम आगे चौथी ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसका इफेक्ट आपके पास आएगा। ठीक है, अनग्राउंडेड का मतलब क्या है, जो आपकी न्यूट्रल की रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट है। सॉलिडली ग्राउंडेड का मतलब है एक्सएन आपके पास 0 है और रिएक्टेंस विद ग्राउंडेड एक्सएन की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दीज। समझे मेरी बात? अब मेरे पास आपको ये चीज तो क्लियर है कि आपके पास अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं, मान लीजिए मेरे पास स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार कनेक्टेड मान लीजिए मेरे पास लोड है, ये मेरे पास लोड हो गया, ये मेरे पास सोर्स हो गया। राइट, अब मैंने क्या किया, इस सोर्स को लोड के साथ कनेक्ट कर दिया और मान लीजिए जो सोर्स था उसकी जो न्यूट्रल थी वो एक्सएन रिएक्टेंस के साथ यहाँ पे ग्राउंडेड है। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल का करंट निकालूं आई ऑफ एन, आपको ये चीज तो क्लियर है, जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट प्लस जे वाला करंट इक्वल टू न्यूट्रल करंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो ये मेरे पास आई एन होगा। ठीक है, ऊपर वाला मेरे पास आर फेज है, जे वाई है, जे क्या रहा, जे बी फेज है। ठीक है, लोड को करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, बोलो करेक्ट हुई इतनी बात? तो अगर मैं न्यूट्रल करंट की बात करूं, आई ऑफ करंट तीनों सम का सम होगा भाई, तीनों करंट का आई आर प्लस आर वाई प्लस
आई बी। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये हुआ आई एन को मैं उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में ब्रेक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं राजी। जे इसका पॉजिटिव हो गया, जे नेगेटिव हो गया, जे जीरो सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आई आर को लिख सकते हैं भाई, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर टू। मैंने इसको क्या किया, जो पॉजिटिव वाले वो एक साथ लिख लिए और जो नेगेटिव वाले हैं उसको एक साथ लिख लिया और जीरो वाले को एक साथ लिख लिया। ठीक है, आई आर टू प्लस आई वाई टू प्लस आई बी टू। ऐसे ही आई आर जीरो प्लस आई वाई जीरो प्लस आई बी जीरो। ठीक है, इससे पहले एक स्टेप लिख लेना, आई आर को हम ऐसे लिखेंगे, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर नॉट। ठीक है, फिर हम ऐसे ही y के लिखेंगे, ऐसे ही b के लिखेंगे। फिर मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, उनको मैंने अलग लिख लिया, आई आर वन यहाँ से ले लिया, आई बी वन यहाँ से, वाई वन यहाँ पे, उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा न्यूट्रल का पॉजिटिव सीक्वेंस, ये न्यूट्रल का नेगेटिव सीक्वेंस, ये न्यूट्रल का जीरो सीक्वेंस। समझे मेरी बात? आपको ये तो क्लियर है, ये दोनों बैलेंस होते हैं ना जी, इसका सम कितना हो जाएगा जीरो, ये भी बैलेंस होते हैं नेगेटिव, इसका सम भी कितना हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब न्यूट्रल के अंदर कौन सा करंट बचेगा भाई, ये तीनों करंट सेम होते हैं, 3IR नॉट बच जाएगा आपके न्यूट्रल के अंदर करंट। ठीक है, इसका मतलब IN1 उसकी वैल्यू भी जीरो है, IN2 उसकी वैल्यू भी कितनी है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट फ्लो करेगा राजी, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। ठीक है, IR नॉट का 3 टाइम आपका करंट क्या फ्लो करेगा, न्यूट्रल के अंदर फ्लो करेगा। इसका मतलब न्यूट्रल के अंदर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों करंट क्या राजी, जीरो। इसका मतलब न्यूट्रल का इफेक्ट इन दोनों सीक्वेंस कंपोनेंट के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जो आपके पास रेजिस्टेंस के साथ अगर ग्राउंडिंग की है, या सॉलिडली ग्राउंडेड किया या अनग्राउंडेड किया, उसका इफेक्ट आपके पास न्यूट्रल करंट पे आएगा, विच इज डिपेंड अपॉन द जीरो सीक्वेंस। करेक्ट हो इतनी बात? तो यहाँ पे लिख लेना भाई वन, और इसका मतलब जितना करंट जा रहा है उतना करंट वापस भी आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वो जो करंट होगा उसके लिए जो रिटर्न पाथ होगा पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस के लिए, वो उसका जो फेज है आपके पास तीनों, उसका एक फेज या दो फेज कर रहे होंगे रिटर्न पाथ का काम। ठीक है, इसको लिख लो वन और टू आउट ऑफ the three phases acts as a return path in three phase balance system। समझे मेरी बात? नंबर 4th पॉइंट लिखिए भाई, फॉर द फ्लो ऑफ, जी अभी हमने देख लिया, उसी को जस्ट हम लिख रहे हैं, फॉर द फ्लो ऑफ, हाँ जी किसका फ्लो, जीरो सीक्वेंस है ना, जीरो सीक्वेंस करंट रिटर्न पाथ थ्रू ग्राउंड इज कंपल्सरी। ठीक है जी, और द कंडीशन किसकी, ऑफ न्यूट्रल हैज गॉट इफेक्ट फॉर द फ्लो ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट। ठीक है, क्योंकि हाँ आपको ये चीज तो क्लियर है ना, आई वी जीरो प्लस आई वाई जीरो प्लस आई आर जीरो, इसका जो आंसर आया था दैट इज 3R0। ठीक है, यही आया था भाई। ठीक है, 3R0, क्योंकि तीनों करंट सेम होते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बोलो जी, ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, इसका मतलब यहाँ पे केसीएल सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर रिटर्न पाथ आपका अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो केसीएल यहाँ पे लिख लो भाई, केसीएल is not applicable if return path is not available। ठीक है,
हमने ऊपर फिगर में देख लिया था भाई, जो न्यूट्रल करंट है वो कितना होगा, बोलो जी 3IR0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्किट फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लोड है, ये मेरे पास क्या है, सॉरी ये सोर्स है, ये लोड है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक हो इतनी बात। अब मुझे एक चीज बताइए, जो न्यूट्रल है उसके अंदर कितना करंट जाएगा राजे, बोलो 3IR0। ठीक है, इसका मतलब इधर कितना गया IR0, जे IB0 है, जे IY0 है। ठीक है, लोड में भी वैसे का वैसा करंट गया। ठीक है, अब जितना करंट गया है उतना करंट वापस भी आना चाहिए। वो करंट किसके थ्रू वापस आएगा राजे, न्यूट्रल के थ्रू। ठीक है, ये आपने ग्राउंड कर रखा होगा, ये भी आपने ग्राउंड कर रखा होगा न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे 3R0, यहाँ पे 3IR0 आ जाएगा। ठीक है, और ग्राउंड के थ्रू भाई ये अपना सर्किट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ग्राउंड के थ्रू आपके पास इसमें कितना करंट जाएगा, 3IR0। ठीक है, ये सप्लाई साइड है आपकी और जे क्या आपकी लोड साइड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव सीक्वेंस सॉरी जीरो सीक्वेंस करंट के लिए आपका इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट के लिए न्यूट्रल ग्राउंडिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल ना होता, ठीक है, अगर ये मान लीजिए न्यूट्रल ना किया होता ग्राउंड, तो IR0 कितना हो जाता था भाई, जीरो। मींस आपका कोई भी जीरो सीक्वेंस करंट नहीं फ्लो होना था इस सर्किट के अंदर। मुझे एक चीज बताइए, अगर जीरो सीक्वेंस करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा तो क्या उसका कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं भाई, है ना, खाना खाते रहें। ठीक है, अगर निकलने का कोई रास्ता ना हो तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ऐसे इसमें होता है। ठीक है, अगर हम इसको फ्लो करवाने का, इसको ना फ्लो करवाएं, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर क्या डालेगा, डिस्टॉर्शन डालेगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल मशीन में बताएंगे आपको हार्मोनिक्स इन द इलेक्ट्रिकल मशीन, राइट, या ट्रांसफार्मर के केस में देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पाथ प्रोवाइड कर देते हैं भाई, तो इसको कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, इसकी वजह से कोई भी सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि जो आपके पास जीरो सीक्वेंस है वो उसको पाथ मिल गया, उसी में वो घूमता रहेगा। समझे ना मेरी बात, दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस। ठीक, बढ़े आगे। चलिए आगे आपकी भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखें, चलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 5 देखिए, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, द ओरिजिनल 3-phase सिस्टम R by B is a mutually joined network या mutually coupled network, whereas 3-phase sequence network positive, negative और zero are mutually disjoint। जैसे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट होता है ना, वो इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, वो प्रूव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंसीडर आ ट्रांसमिशन लाइन, जे भाई यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तीनों फेज मैंने दिखा दिए उसकी। मान लीजिए उसकी सेल्फ रिएक्टेंस कितनी है, x ऑफ s है, x ऑफ s है। ठीक है, और मान लीजिए इसका जो म्यूचुअल इफेक्ट है, जो पहले फेज और दूसरे फेज में है वो x ऑफ m है, दूसरे और तीसरे में कितना है, x ऑफ m है, और जो पहले और तीसरे में है मान लीजिए वो भी क्या है, x ऑफ m है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन भाई यहाँ से बने हुए हैं, तो इसको अच्छे से समझना है आपने। ठीक है, एक्सेस क्या है आपके पास, बोलो सेल्फ रिएक्टेंस हाँ जी ऑफ ईच फेज। ठीक है, जो आपके पास कंडक्टर है उसके एक फेज की आपके पास जी है। ठीक है, एक्सएम क्या होगी, बिटवीन टू फेज। ठीक है, दैट इज म्यूचुअल रिएक्टेंस। ये म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से होता है ना, ड्यू टू पेयर ऑफ
फेज कंडक्टर। समझ रहे मेरी बात? चलिए अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, ठीक है। तो आर फेज में जो वोल्टेज डेवलप होगी राजे वो दो वजह से होगी। एक तो उसके खुद के करंट की वजह से, ठीक है, एक क्या होगा बोलो, इसमें करंट आई आर जा रहा है, इसमें क्या है आई वाई जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है आई बी जा रहा है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से पॉइंट, एक तो ये जो आई आर करंट जा रहा है उसकी वजह से होगा, दूसरा इसके अंदर वोल्टेज किसकी वजह से जनरेट होगा, इसकी वजह से आई आर की वजह से तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इसकी वजह से क्या होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। आई वाई की वजह से भी होगा और आई बी की वजह से भी होगा, क्योंकि आई वाई की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो इस कॉइल को लिंक करेगा, ठीक है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसे ही जो आई बी है करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो जितना फ्लक्स मेरा एक्सेस के साथ टच करेगा मींस लिंक करेगा उसकी वजह से क्या होगा बोलो जी, क्या होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसका मतलब वी आर को हम क्या लिख सकते हैं भाई बोलो, एक्सेस इंटू आई आर प्लस, हाँ जी, दूसरे के साथ क्या होगा म्यूचुअल में होगा आई वाई प्लस एक्स ऑफ एम इंटू आई ऑफ बी, ठीक है, क्योंकि आर और वाई फेज में एक्स ऑफ एम है और आर और बी के बिटवीन भी कितना भाई एक्स ऑफ एम है, ठीक है। ऐसे ही वाई लिख लेंगे भाई, वो भी क्या आ जाएगा एक्स ऑफ एम इंटू आई आर, जो वाई फेज में सेल्फ वाला होगा वो आई वाई के साथ होगा, ठीक है, बाकी करंट की वजह से म्यूचुअल, एक्सेस इंटू आई वाई प्लस एक्स एम इंटू आई बी, जो बी फेज में होगा राजे बाकी म्यूचुअल होंगे आई आर और आई वाई, और एक्सेस क्या होगा राजी आपके पास सेल्फ विद द हेल्प ऑफ बी फेज, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं राजी, बी आर बी बाई बी वी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एक्सेस एक्सएम 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 एक्सेस एक्स ऑफ एम एक्सएम एक्सएम, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एक्स ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे करंट भी है भाई आपका साथ में कितना आर बाई आई बी, ठीक हो इतनी बात। तो जो वोल्टेज आपके पास आ रही है आर बाई बी दैट इज इक्वल टू, इसको हम एक्स बोल देते हैं भाई आर बाई बी का, ठीक है, इसको करंट बोल देते हैं आर बाई बी का, ठीक है। ने भाई देख रखा है जो वी आर वाई बी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा था, दैट इज इक्वल टू ए इंटू वोल्टेज का पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है, आप ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए, जे आपके पास अनबैलेंस वोल्टेज थी, इसको सीक्वेंस कंपोनेंट में आपने लिख दिया है B012 दैट इज इक्वल टू एक्स आर वाई बी। ऐसे ही इस करंट को लिख देंगे भाई ए करंट जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस का, ठीक है। आगे हम ए इनवर्स ले लेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। वोल्टेज 012 विच इज इक्वल टू ए का इनवर्स, आगे है एक्स आर वाई बी, साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या भाई मैट्रिक्स ए इंटू करंट क्या I012, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे आप ध्यान से सुनिए, जे मेरे पास वोल्टेज का सीक्वेंस कंपोनेंट है, जे करंट का सीक्वेंस कंपोनेंट है। इसका वोल्टेज क्या होता है भाई, वोल्टेज इक्वल टू Z इंटू आई होता है, या वोल्टेज इक्वल टू X इंटू आई। इसका मतलब अगर ये वोल्टेज का जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट है, इसका मतलब इन दोनों तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा राजे दैट इज नथिंग बट दैट इज योर X012, ऐसे बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो वोल्टेज 012 दैट इज इक्वल टू X012 इंटू I012, ठीक है। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको पास आंसर लिख देता हूं भाई, ठीक है, इतना ही आएगा, आप घर पे सॉल्व कर लेना। ए का इनवर्स एक्स आर वाई बी इंटू मैट्रिक्स ए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दैट इज योर एक्सएस प्लस 2xm 0 0 0 एक्सएस माइनस xm 0 0 0 एक्सएस माइनस xm, ठीक है। तो ये भाई आपके पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाएगा राजे बोलो, आगे क्या जीरो मींस जीरो सीक्वेंस
रिएक्टेंस 1, सेकंड नंबर पे 1 है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज हो गया। ठीक है, हमने स्टेटमेंट स्टार्टिंग पे लिखा था ना कि आपके पास जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस होते हैं वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल होते हैं वो म्यूचुअली ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते थे भाई आप, यहाँ पे म्यूचुअली डिजाइन ज्वाइंट है क्योंकि एक्सएम का इफेक्ट आपके पास आ रहा है। बोलो, अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूं, ये तो सेल्फ वाले हो गए, इसके बिना जो म्यूचुअल वाले कंपोनेंट है वो सभी प्रेजेंट है, इसका मतलब एक्चुअली वो म्यूचुअली ज्वाइंट है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करूं, ये एक्स आपका 0 1 2 आ गया जी, 0 पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस, इसमें आप देख सकते हैं जो म्यूचुअल वाले कंपोनेंट है वो 0 आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये म्यूचुअली डिसज्वाइंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भाई बहुत सारे क्वेश्चन भाई पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस स्टोरी है इस पॉइंट की, उसको आप भाई लिख लीजिए नोट करके पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इन अ सीक्वेंस इंपीडेंस, इन अ सीक्वेंस इंपीडेंस मैट्रिक्स, जो अभी आपने बनाया था भाई x 0 1 2, ठीक है, एज डायगोनल एलिमेंट, एज ऑफ डायगोनल। ठीक है, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट आपके वो क्या है, 0 है, एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, अगर वो 0 है तो राजी, तो क्या होगा, द 3 सीक्वेंस नेटवर्क आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस और नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन दैट इज इक्वल टू एक्सएस माइनस एक्सएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर देख लेना। ठीक है, और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या आ रहा है जी, एक्सएस प्लस 2xm। ठीक है, दैट इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, जे के आपके पास जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भाई कर लीजिए। ठीक है, बोलो, हो जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इसी नोट के अंदर मैं सीक्वेंस नेटवर्क की बात करूं, सीक्वेंस इंपीडेंस की बात करूं, थर्ड पॉइंट लिख लो भाई, सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की ही बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन में आप देख सकते हैं भाई, जो आपका जीरो सीक्वेंस है वो एक्सएस प्लस 2xm है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सएस में से xm माइनस हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जीरो सीक्वेंस वेरी वेरी लार्ज है। ठीक है, तो चलिए, इन केस ऑफ फॉर ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जो आपके स्टैटिक डिवाइस हैं, ठीक है, उनके लिए मैं दिखा रहा हूं आपको, द फेज सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन दोनों के लिए जो फेज सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस दोनों सेम होते हैं राजी, लेकिन जो जीरो सीक्वेंस है दैट इज वेरी वेरी लार्ज है कंपैरिजन टू पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। करेक्ट हो इतनी बात जी, अभी आपने इस एग्जांपल से देख भी लिया है। ठीक है, फॉर जनरेटर, तो जनरेटर के केस में जो xg1 है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू xg2। ठीक है, ये कंडीशन वैलिड है फॉर सिलेंड्रिकल, सी के साथ है, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर। ठीक है, और वी कैन से स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लाइक दिस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग xg2 जो है आपके पास रिएक्टेंस वाला, xg2 इज स्लाइटली लेस देन xg1। ठीक है, किसमें, बोलो, किसमें होता है, फॉर
सेलेंट पोल रोटर। ठीक उतनी बात। अब जो जीरो सीक्वेंस होता है इसमें जनरेटर केस में वेरी वेरी लेस होता है एज कंपैरिजन टू बोलो पॉजिटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो ये भाई दोनों आपके इंपीडेंस के पॉइंट है जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी सिंगल डायग्राम है, हर एक पार्ट का आपके पास सीक्वेंस नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो वो भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।